नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी वाला पर आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपीपीसीएस मेंस के लिए जीएस फिफ्थ एंड सिक्स्थ पेपर का कंप्लीट कोर्स और ये हमारी जीएस फिफ्थ पेपर की फिफ्थ क्लास है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम इसको कर रहे हैं। ये लेक्चर इस बुक पे बेस्ड है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So hello guys, this is me Mohit Sharma, Director Sankalp IAS Academy and having more than 15 years experience in civil service field. My sole motive behind this series is to become your favorite teacher और उसके लिए काफ़ी हार्ड वर्क किया जा रहा है। तो आपको अगर ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर ये आपको ज़्यादा पसंद आ रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी फिफ्थ क्लास है। इससे पहले 4 क्लास में से 2 क्लास में हमने यूपी का जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया था, ये जो कि बेसिकली प्री के लिए काम का है और मेंस में थोड़ा फाउंडेशन का काम करता है। आगे जब आप जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये मेंस में कैसे काम आएगा। बाकी के 2 लेक्चर में हमने एंशिएंट हिस्ट्री यूपी की स्टार्ट की है, तो उसमें हमने सोर्स देख लिए, एक टाइमलाइन देख ली थी जो प्री में काम आ सकती है। फिर हमने स्टोन एज देख ली, स्टोन एज के बाद में हमने आईवीसी देख ली, और आईवीसी के बाद में हमने वैदिक एज देख ली। तो वैदिक एज तक हम पढ़ चुके हैं 2 क्लास में ना। तो ये फिफ्थ क्लास है। अब हम यहाँ से 16 महाजनपद पीरियड स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि यूपी की हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण पीरियड है। और ये इस बात से भी पता चलता है कि अभी आपके नए पैटर्न पे, नए सिलेबस पे 2 पेपर हुए हैं और दोनों साल इससे क्वेश्चन आए हैं, और एक साल तो 2 क्वेश्चन इससे आए हैं, है ना। वो क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं, तो हम अपनी सीधी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमें 16 महाजनपद में जाना है। देखिए ये 8 चीज़ें हमें 16 महाजनपद में पढ़नी है। पहले कौन से 16 महाजनपद हैं, है ना, उनकी जानकारी। फिर कौन से रिपब्लिक हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी कि कौन कौन से रिपब्लिक हैं। डन। फिर इसके बाद में ये जो 16 महाजनपद हैं, यहाँ की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, और ये सेकेंड अर्बनाइजेशन का पीरियड है, तो इसमें यूपी का रोल क्या है। डन। इसमें ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एंड ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है। फिर इसके बाद में आता है रोल ऑफ उत्तर प्रदेश इन इमरजेंस एंड स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। फेमस साइट ऑफ बुद्धिज्म इन यूपी, ये क्वेश्चन अभी नहीं आया लेकिन फ्यूचर में आ सकता है। सेम ऐसे जैनिज्म के इमरजेंस में यूपी का क्या रोल है और जैन धर्म की क्या साइट है, ये क्वेश्चन अभी नहीं आया। तो ये काफ़ी काम का टॉपिक है। हम इसको अपनी फिफ्थ क्लास में ये कर लेंगे शुरू वाले 4, है ना, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम ये वाले 4 देखेंगे। आराम से अच्छे से करेंगे क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने बताया यूपी की हिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण है। डन। चलिए तो शुरू करते हैं अपना 16 महाजनपद पीरियड्स। इसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कौन कौन से महाजनपद हैं ये लिखिए। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, अभी आया नहीं है लेकिन पूरे चांस है, तो आप क्या लिखेंगे, एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे ना, फिर एक डायग्राम बनाएंगे कि 8 महाजनपद हैं तो कौन कौन से 8 महाजनपद हैं ना, और फिर एक एक करके उन महाजनपदों के नाम लिखेंगे और उनमें 2-2 पॉइंट लिखेंगे। 8 के 8 महाजनपद, उनमें 2-2 पॉइंट है ना। ऐसे 8 महाजनपद लिखेंगे पूरे, और फिर एक कंक्लूजन लिख देंगे। तो ये आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। सुंदर सा इंट्रोडक्शन, सुंदर सा कंक्लूजन, बढ़िया सा डायग्राम, 8 महाजनपद और उनके बारे में एक दो पॉइंट, है ना। तो पहले ये समझ लो इंट्रो क्या लिखोगे, कंक्लूजन क्या लिखोगे। इंट्रो में आप ऐसे लिख सकते हो कि इन किताबों का नाम लिख सकते हो कि बौद्ध धर्म के उत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख है, जिनमें से 8 उत्तर प्रदेश में थे। ये आपका इंट्रो होगा। कंक्लूजन कई तरह से आप कर सकते हो। इन 8 के बारे में लिख सकते हो कि उपरोक्त 8 महाजनपद के अलावा उत्तर प्रदेश में कई रिपब्लिक भी थे, जो इनमें से कुछ महाजनपद का भाग भी थे। इनमें से कुछ महाजनपद भी रिपब्लिक थे, 2 महाजनपद। तो आप उसको छोटा रखोगे। ऑब्वियसली 2 लाइन से ज़्यादा का आप कंक्लूजन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत 125 शब्द और 200 शब्द बहुत कम शब्दों में आपको लिखना है ना। तो इंट्रो कंक्लूजन में भी आपको समझ आ गया होगा। ये पॉइंट क्या लिखेंगे और उनको मैप में क्या दिखाएंगे, ये आप समझ लो अच्छे से, है ना। 2-4 पॉइंट सबके और मैप। देखिए तो ये तो आपका डायग्राम हो गया। इसमें जो ये पॉइंट बनाए गए हैं, जैसे ये आपकी सुविधा के लिए बनाए गए हैं, एक पिन पॉइंट लोकेशन आपको मिल जाए। एक्चुअल में चूंकि पांचाल एक बड़ा रीजन है, तो आप कोशिश ये करना कि जब ये आप डायग्राम बनाओ तो आप ये, आपको पॉइंट पता है, यहाँ से आपने कोई लोकेशन मैच कर ली, फिर आप यहाँ पे खाली पांचाल लिखोगे, पॉइंट नहीं बनाओगे, क्योंकि ये रीजन है पांचाल, है ना, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट या स्थान नहीं है। सेम ऐसे आप यहाँ लिख दोगे सूरसेन, यहाँ लिख दोगे चेली,
इस इलाके में लिख दोगे कोसल, यहाँ लिख दोगे मल। समझ गए ना? पॉइंट आपकी सुविधा के लिए बनाए गए हैं जिससे आपको पता चल जाए काशी कहाँ लिखना है ना। ऐसे पॉइंट आप एग्जाम में मत बना के आना। तो ये तो हमें एक सुंदर सा डायग्राम मिल गया, इंट्रोडक्शन भी मिल गया, कंक्लूजन भी मिल गया। अब क्या बचा कि वो 8 महाजनपद और उनके बारे में एक दो पॉइंट है ना। एक बार आप इनकी लोकेशन समझ लो, आपको याद रह जाएगा, खाली डायग्राम देख के नहीं। ये कुरु हस्तिनापुर वाला है ना, मेरठ के आसपास का इलाका वाला महाजनपद हो गया। पांचाल बरेली के आसपास का इलाका, रुहेलखंड वाला इलाका है ना। सूरसेन मथुरा के आसपास वाला इलाका है, डन। चेदी बुंदेलखंड का इलाका हो गया, यहाँ उसका नाम सुना होगा, शिशुपाल, श्री कृष्ण ने वध किया उसका है ना। कोसल अयोध्या के आसपास का इलाका है। वत्स जो है वो कौशाम्बी प्रयागराज के पास का इलाका है। काशी तो वाराणसी को ही गया। मल जो है वो अपना कुशीनगर और देवरिया, ये इलाका कुशीनगर और देवरिया दोनों जगह मल थे। कुशीनगर के मल और जो है उन्हें बोलते हैं देवरिया वालों को मल ऑफ पावा, पावा के मल है ना। तो ये हमने 8 की थोड़ी सी लोकेशन देख ली कि आप पहचान पाओ। तो आप क्या समझे, एक एक लाइन तो आपको वैसे ही मिल गई, आपने यही तो करना है, इन सबके हेडिंग डाल के उसमें 2-3 पॉइंट ही तो लिखने हैं। तो एक पॉइंट का ये नहीं लिख दोगे कि ये प्रेजेंट में कौन सी जगह है, इसमें लिख दोगे मेरठ के पास का है, प्रेजेंट डे यूपी में मेरठ, नियर मेरठ। इसमें लिख दोगे बरेली रुहेलखंड है ना। इसमें लिख दोगे मथुरा रीजन, बुंदेलखंड रीजन। वत्स में लिख दोगे प्रयागराज रीजन, कोसल में अयोध्या रीजन, कुशीनगर देवरिया रीजन, वाराणसी रीजन। एक एक पॉइंट मिल गया आपको सब में है ना। और जिसमें पॉइंट कम पड़े तो आपको बताए थे पोर्ट्रे एंड टूल्स है ना, तो टूल्स तो यहाँ पे नहीं आएंगे। तो पोर्ट्रे में यानी कि मृदभांड में आप क्या लिख सकते हो, मृदभांड या पोर्ट्रे में 16 महाजनपद में कौन से बर्तन चलते थे। वीडियो पॉज करो, याद करने की कोशिश करो, कमेंट बॉक्स में उसको लिखो। और ये जरूर से करना है क्योंकि आप दिमाग पे जोर डालोगे तभी आपको समझ आएगा है ना। कमेंट जरूरी नहीं है, लेकिन आप पॉज करके सोचो, फिर वीडियो ऑन करो, फिर सुनो, ये जरूरी है। डन। तो नदन ब्लैक पोलिस बेयर, नदन ब्लैक पोलिस बेयर यहाँ पे मिलते थे। मान लो आपने इस वाले में बस बुंदेलखंड ही याद आया और कुछ याद नहीं आया, तो आप क्या करोगे फिर, इसमें लिख दोगे कि यहाँ से नदन ब्लैक पोलिस बेयर मिले। अंडरस्टैंड, आपके पास कुछ रेडीमेड पॉइंट्स होने चाहिए। और बताया वो पॉइंट्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि फालतू की चीज़ें, ऑथेंटिक चीज़ जो वहाँ पे फिट होती हो। नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर 16 महाजनपद की पहचान है, तो उसको 16 महाजनपद की साइड में लिख सकते हो, वो आपको लॉजिकल लगेगा। डन। तो अब हम इनमें ऑथेंटिक पॉइंट्स कुछ कुछ देखते हैं दो। जैसे कुरु में तो यही लिख दिया कि इनकी कैपिटल हस्तिनापुर थी, महाभारत के लिए फेमस है, उस समय का ट्रेड कॉमर्स का सेंटर था, वैदिक लर्निंग का सेंटर था। प्रेजेंट डे का हरियाणा है और यूपी का कुछ पार्ट आता है, मथुरा के पास वाला पार्ट, वेस्टर्न यूपी में। डन। पांचाल की बात करें तो इसमें 2 कैपिटल थी, तो आप इसमें ऐसे एरो बना के भी लिख सकते हो ना, एक नदन कैपिटल, एक सदन कैपिटल। तो जो नदन है वो अहिछत्र है, अहिछत्र मॉडर्न डे का बरेली, और जो सदन है वो फर्रुखाबाद है ना। तो आप इन दोनों को लिख सकते हो पांचाल में। रोहिलखंड का रीजन है, वैदिक लर्निंग के लिए फेमस था, और कौशल के साथ इनकी राइवलरी थी, उसके लिए फेमस है ना। और हिस्टोरिकली पांचाली और जो वहाँ के किंग थे पांचाल, उनके लिए जाना जाता है। तो ये 2 हमने देख लिए। इसके बाद में फिर आता है सूरसेन, मथुरा के पास का इलाका। तो हिस्टोरिकली तो लॉर्ड कृष्णा के लिए फेमस हो गया, एंड ट्रेड एंड एग्रीकल्चर का सेंटर था, महाभारत में मेंशन है, बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट में भी मेंशन है। ये कुछ ऐसे फिर जनरल से पॉइंट है, इन्हें आप कुछ कुछ जगह पर लिख सकते हो ना। आपको बस 3-4 पॉइंट चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लिख पाओगे। 125 या 200 शब्द में तो लिखना ही होता है। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में आप 50 शब्द गायब कर दोगे है ना। और इंट्रो कंक्लूजन हर क्वेश्चन में लिख के आना है, चाहे 125 शब्द का हो चाहे 200 शब्द का हो, ये आपने ध्यान रखना है। फोर्थ आता है हमारा चेदी, बुंदेलखंड के आसपास का रीजन हो गया। इसकी कैपिटल थी सोत्तीवती या शक्तिमती भी बोल सकते हैं उसको है ना। एंड मिलिट्री पावर के लिए जाना जाता है। तो बुंदेलखंड का इलाका तो अभी भी मिलिट्री पावर के लिए जाना जाता है, बताया था पहले है ना। आला उदल की कहानी है, आरओ के पेपर में आ गया कि जन्म हुआ तो धरती 2.5 हाथ चली गई नीचे, किस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई के सुना होगा आपने है ना, बुंदेलो हर वेलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेलखंड के इलाके में मिलिट्री पावर एंड इपिक एंड जो हिस्टोरिक वो है वीर गाथाएं, वो सबके लिए वो फेमस रहा है। तो आप लिख सकते हो उस इलाके के बारे में।
बुंदेलखंड हमें पता है यूपी एमपी दोनों में है, तो दोनों का इलाका इसमें मिक्स था। फिर कौशल आता है, इसकी भी 2 कैपिटल दी है ना, नदन कैपिटल श्रावस्ती एंड जो सदर्न कैपिटल है वो कुशावती। ऐसे माना जाता है कि जो श्री राम के पुत्र थे लव एंड कुश, तो लव जो है वो श्रावस्ती में एंड जो कुश है वो कुशावती में। तो कुश के शासन के लिए जो कुशावती है उसको बनाया गया था। प्रेजेंट डे की बात करें तो अयोध्या वाला रीजन है। आसान है ना सब में, ये दो चार पॉइंट में भी तो आपको ये पता ही होंगे। रामायण से एसोसिएटेड है, ये जो अभी लव और कुश वाला बताया वो लिखा हुआ है। तो ये कौशल इलाके में एक रिपब्लिक आता था कपिलवस्तु, तो वहाँ के किंग थे शुद्धोधन जो कि महात्मा बुद्ध के पिता थे, है ना। और उस समय जो उनके कंटेम्प्रेरी किंग थे यहाँ पे वो थे बुद्धा के कंटेम्प्रेरी किंग, तो वो प्रसेनजीत थे। प्रसेनजीत के बाद में अजातशत्रु बने। और इस रीजन में सबसे ज़्यादा रेनी सीजन 24 बिताए हैं। 3-4 काफ़ी सॉलिड पॉइंट आपको मिल गए हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में भी। और फिर आता है मल्ल, तो मल्ल में भी 2 मिलेंगे आपको, है ना, कुशीनगर के मल्ल, पावा के मल्ल। तो जैसे ये जो मल्ल रिपब्लिक है ये बज्जी रिपब्लिक का भाग माना जाता है कि वो काफ़ी बड़ा रिपब्लिक था और कई लोग उसमें ऐसे शामिल थे। एक्चुअल में इसको ठीक कर देंगे आपके नोट्स में, ये 2 रिपब्लिक हैं जो महाजनपद हैं, मल्ल है और एक बज्जी है। तो ओनली नहीं कह सकते, 2 में से एक है ये। तो इसको हम यहाँ ठीक कर देंगे, ये यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग की मिस्टेक है। ये किस लिए फेमस हैं तो ये आपको पता होगा। जैसे ये वाला यूपी का हिस्सा है ऊपर, तो यहाँ कुशीनगर, फिर यहाँ देवरिया, तो यहाँ कुशीनगर के मल्ल और यहाँ पे पावा, ये मल्ल है ना। तो महात्मा बुद्ध ने यहाँ पावा में, है ना, चुंद नाम का व्यक्ति था, उसके यहाँ पे अंतिम भोजन किया था, सूकर माता, है ना। और फिर वो यहाँ से कुशीनगर चले गए और कुशीनगर में जाके उनकी मृत्यु हुई थी, वो सुभद्र के यहाँ पे। तो महात्मा बुद्ध का अंतिम भोजन, अंतिम उपदेश और महापरिनिर्वाण वो इससे जुड़ा हुआ है, तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हो। बाद में इसको अजातशत्रु ने जीत लिया, ये फैक्ट है, आपको याद करना पड़ेगा। आप चाहो तो कर भी सकते हो, चाहो तो छोड़ भी सकते हो, क्योंकि 3-4 पॉइंट ही तो चाहिए, तो नहीं भी करेंगे तब भी काम चल जाएगा, है ना। काशी की बात करें तो कैपिटल वाराणसी थी, रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर था। 23rd जैन तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, इन्हें हुसैन भी कहा जाता है, तो ये काशी के किंग थे। अब अभिमुक्त क्षेत्र अभिधान कहा जाता है, ये भी हमने बता दिया था, है ना, कि जो यहाँ पे जिसको मृत्यु मिलती है उसको जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश यहाँ पे दिया था 5 ब्राह्मण को, वो लिख सकते हैं। धमेक स्तूप यहाँ पे है, लॉइन कैपिटल यहाँ पे है बुद्धा का, है ना। सारनाथ का पिलर हो गया, धमेक स्तूप हो गया, चौखंडी स्तूप हो गया। और शैव धर्म की पूजा के लिए फेमस है। उस समय पे एजुकेशन, ट्रेड, टेक्सटाइल उनका सेंटर होता था। 3-4-5 पॉइंट इसमें भी मिल गए। आपको बस ये पता होना है यूपी में कि क्या क्वेश्चन आएगा, कहाँ से आ सकता है, और उसके आपको रेडीमेड नोट्स मिल जाए। तो फिर इसमें समझने का कम है, याद करने का ज़्यादा है। कि आपको पता चल गया कि 16 महाजनपद में पूछे जा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से 16 महाजनपद अवस्थित थे, यूपी में सिचुएटेड थे। आपको तरीका भी पता चल गया कि एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि उत्तर निकाय भगवती सूत्र में बताया है, फिर उसके बाद एक मैप बनाएंगे और फिर पॉइंट बना के सब में 3-3 पॉइंट लिख देंगे, फिर एक कंक्लूजन लिख देंगे कि इन 8 महाजनपद की जगह कुछ रिपब्लिक भी थे और उत्तर प्रदेश का व्यापक महत्व था, है ना। तो अब क्या बचा, वो 3-3 पॉइंट याद करनी तो बचा, वो आप इजीली कर सकते हो, है ना। आपको इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, क्या आएगा कहाँ से आएगा, बाकी तो आप संभाल लोगे। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए। वत्स रह गया अभी इसमें, वत्स कैपिटल है कौशाम्बी, प्रयागराज रीजन है, ट्रेड कॉमर्स इन सब का सेंटर है ना। और यहाँ का किंग उदयन फेमस है, जैसे वहाँ पे अभी हमने देखा कि जो कौशल नरेश प्रसेनजीत हैं बुद्धा के समकालीन, है ना, तो वहाँ पे कौशल में प्रसेनजीत, वैसे यहाँ पे वत्स में उदयन, तो आप इनको भी लिख सकते हो, है ना। इनकी 1-2 किताब है, ये बाद में लिखी गई हैं, इस समय की नहीं है, आप मेंशन कर सकते हो। भास्कर्य स्वप्न वासवदत्ता और हर्षवर्धन ने अपने 2 नाटक लिखे हैं इनके ऊपर, है ना। और यहाँ पे जगह कौशाम्बी वो जैन और बुद्धिज्म दोनों के कन्फ्लुएंस के लिए जाना जाता है। तो ये हमने पहला देख लिया कि 16 महाजनपद पीरियड में 2 चीज़ें थी, 8 महाजनपद थे यूपी में, ये हमने देख लिया, और कुछ रिपब्लिक थे। जनता महाजनपद पढ़ते रह गई
क्वेश्चन रिपब्लिक पे पूछ लिया। बहुत से लोग तो रिपब्लिक में महाजनपद लिख के आए होंगे। तो कौन कौन से रिपब्लिक मिले हैं, इसमें भी सेम काम, छोटा सा इंट्रोडक्शन। 16 महाजनपद पीरियड उत्तर प्रदेश का प्रमुख पीरियड था। उस समय 8 महाजनपद थे, कुछ रिपब्लिक थे, है ना। रिपब्लिक दोनों ही तरह के थे कि कुछ महाजनपद भी रिपब्लिक थे। अब रिपब्लिक का ये मत समझना कि रिपब्लिक क्या होता है ना। एक ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पे वंशानुगत शासन नहीं होता, जो शासन का प्रधान है वो जनता के द्वारा चुना जाता है। पॉलिटी में पढ़ रखा होगा आपने इतना, है ना। तो वैसे क्या बोलेंगे, गणराज्य या रिपब्लिक, है ना। तो इंट्रोडक्शन, फिर कौन कौन से रिपब्लिक हैं उनकी दो बातें, है ना, और एक कंक्लूजन, एक बढ़िया सा मैप। तो ये डायग्राम हो गया, देखो कौन कौन से रिपब्लिक हैं। इसमें मौर्य ऑफ पिपलीवन, ठीक, ये जो इधर गोरखपुर का इलाका है उस इलाके में, है ना। प्रेजेंट डे की लोकेशन पता है तो एक एक पॉइंट तो आपको वैसे ही पता चल जाना है ना। हम देखो कुछ कुछ बताते हैं। यहाँ पे हो गया कुशीनगर, यहाँ पे हो गया देवरिया, यहाँ पे हो गया गोरखपुर। कहोगे हमें तो नहीं पता। जिन्होंने पहली दूसरी क्लास करी है उनको पता है। बताया था पहली और दूसरी क्लास जो है वो डायरेक्ट मेंस में क्वेश्चन नहीं आएगा, वो प्री के हिसाब से, लेकिन वहाँ हमने पूरा मैथ ही याद करा दिया है। तो फाउंडेशन है वो, हमने बताया था कि ये फाउंडेशन का काम करेगा। तो अब यहाँ पे देखो आपको इन सब का एक एक पॉइंट मिल जाएगा ना, अगर आपको यहाँ के जिले पता हो तो कि ये प्रेजेंट है कहाँ पे, समझ रहे हैं ना। बड़ी बारीकी से पढ़ाई की जाती है और हर चीज़ ये सोच के नहीं पढ़ी जाती कि ये मेरे काम की नहीं है तो मैं छोड़ दूँ। जैसे फर्स्ट क्लास में ऐसे लग रहा होगा कि भाई यूपी का मैप क्या ही काम आएगा, लेकिन अब समझ आ रहा होगा कि भाई वो मैप तो करना पड़ेगा, है ना। वैसे भी सेलेक्ट होना है, यूपी में जॉब करनी है तो उतना तो पता ही होना चाहिए यूपी में कौन जिला है, वरना कैसे अधिकारी बनोगे, सोचो। तो ये गोरखपुर के इलाके में थे मौर्य ऑफ पिपलीवन। यहाँ पे दो गए कुशीनगर एंड देवरिया, ये इधर कुशीनगर, ये देवरिया। तो वहाँ कुशीनगर के मल्ल हो गए और पावा के मल्ल हो गए, और देवरिया में ही कोलिया हो गए, देवरिया वाले इलाके में, है ना। इसके ऊपर गए तो फिर ये कलाम ऑफ केशुपुत्र है, केशुपुत्र के कलाम, जो कहना चाहिए जो सिद्धार्थनगर कुशीनगर वाली बेल्ट है उसके बीच में। और साक्य ऑफ कपिलवस्तु, ये अभी के सिद्धार्थनगर में। एक एक पॉइंट सबका पता चल गया। अब जैसे कपिलवस्तु वाले हैं तो इसमें महात्मा बुद्ध के बारे में लिख देना, है ना, कि उनके पिता जो है वो यहाँ के प्रधान थे, कौशल जनपद के अंतर्गत आता था, ये सब चीजें। मान लो कलाम ऑफ केशुपुत्र में आपको लोकेशन तो मिल गई, दूसरा पॉइंट नहीं मिल रहा, कौन सा पीरियड चल रहा है, 16 महाजनपद, कौन से बर्तन चलते थे, नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, लिख देना यहाँ से मिले, है ना। आप बना के लिख रहे हो लेकिन लॉजिकफुल चीज लिख रहे हो। जब ये तभी करना है जब आपको नहीं आता हो। हम लोग कुशीनगर के मल्ल हैं तो यहाँ तो आपको वैसे ही कई सारे पॉइंट पता है। अभी देखा कि महापरिनिर्वाण हुआ था महात्मा बुद्ध का, है ना, ऐसे। फिर पावा के मल्ल, इसमें भी आपको कई पॉइंट पता है। मान लो कोलिया में ज्यादा पॉइंट नहीं मिले तो एक बार कोलिया में इस पॉइंट को लिख देना, डन। पहले तो देवरिया वाली जगह लिख देना इसकी। मौर्य ऑफ पिपलीवन, यहाँ से तो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, मतलब कुछ इतिहासकार ऐसे मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो पहले यहाँ पे शासन करता था, मतलब उनके पिता। मगध के धनानंद ने जब इन्हें हरा दिया और उसको किसी ने खरीद लिया, फिर वहाँ से चाणक्य ने खरीद लिया, तो वो पूरी कहानी आपको पता होगी। तो एक सुंदर सा मैप आपको पता चल गया, इंट्रोडक्शन पता चल गया, क्या बचा इनके बारे में दो दो तीन तीन पॉइंट। तो उम्मीद है ये भी आपको पता चल गया, एक दो पॉइंट, है ना। तो ये तो आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे इसको छोटा करके कि कौन कौन से रिपब्लिक थे। तो मल में दो लिखेंगे, कुशीनगर वाले हैं, पावा वाले, दोनों बता चुके हैं हम, बिल्कुल अभी देखे थे, क्योंकि ये महाजनपद भी है और ये रिपब्लिक भी है, तो ये तो सेम कंटेंट वहाँ से आपका काम आ जाएगा। फिर साक्य रिपब्लिक, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर वाले इलाके में, तो ये गौतम बुद्ध के बर्थ प्लेस है, उनके पिता शुद्धोधन यहाँ के किंग थे, क्योंकि वो छोटे छोटे वंश थे तो उनको राजा ना बोल के राजन, है ना, इस तरह से बोला जाता था। सेल्फ गवर्नेंस, तो रिपब्लिक है तो सेल्फ गवर्नेंस तो बोलेंगे। तो देखो जैसे कोलिया है, ये आपने नहीं पढ़ा, तो एक तो इसकी लोकेशन बता दी देवरिया वाली, है ना। दूसरा कि जैसे कोलिया है तो कोलिया के ऊपर फिर पहले मल्ल हैं और फिर कौन है, साक्य। तो कि साक्य के साथ में इनके फैमिली टाई थे कोलिया के, है ना, इसको आप याद कर लेना। और तीसरा पॉइंट बताया था अभी को कि बर्तन के बारे में लिख देना, डन। पिपलीवन के मौर्य, तो ये एक गणराज्य था, गोरखपुर के रीजन में है, कैपिटल इनकी पिपलीवन थी। जब पिपलीवन के मौर्य बोल रहे हैं तो कैपिटल पिपलीवन है ना।
और जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसमें इसको पार्ट ऑफ बज्जी कॉन्फेडरेसी बताया गया है। बज्जी बताया था काफ़ी उनसे मिलके बना था, 8-9 राज्य है और छोटे छोटे रिपब्लिक उनका ये एक संघ होता था। चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ से संबंधित माना जाता है, ये भी हमने बता दिया। कलाम आते हैं, केशुपुत्र के कलाम, तो कुशीनगर सिद्धार्थनगर की बेल्ट है। जब हम इन्हें बोल रहे हैं केशुपुत्र के कलाम, तो इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, केशुपुत्र। और इसके बारे में आप ये अच्छा पॉइंट है, ये लिख सकते हो कि महात्मा बुद्ध ने जो अगुत्तर निकाय है उसमें एक कलाम सूत्र है, उसमें इनकी प्रशंसा की है कि यहाँ के जो लोग हैं वो इंक्वायरी करते हैं और रेशनल थिंकिंग वाले हैं और बहुत सोचने समझने वाले लोग हैं, ऐसा बताया है ना। और साक्य और कोलियर के साथ में इनका क्लोज टाई था। इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हो। 3 पॉइंट आपको ही अपनी बुक में निशान लगा के रख लेना, उन्हीं को बार बार रिवाइज करना, उन्हीं को लिख के आना, आपका काम चल जाएगा ना। इसके बाद में देखो ये जो समसुमारगिरी है इसके मग हैं, तो एक पॉइंट तो यही लिख देना कि ये इनकी कैपिटल थी, है ना। रीजन ईस्टर्न यूपी बिहार बॉर्डर का रीजन है, तो इसका रीजन एक्चुअल में क्लियर नहीं है और वो डिस्प्यूटेड है, तो आप बस इसको ऐसे लिख देना कि ईस्टर्न यूपी बिहार बॉर्डर, इसकी लोकेशन ढूंढने के चक्कर में पढ़ना, है ना। तो ये हमने 6 पढ़ लिए, टोटल 6। 7वां आप एक्स्ट्रा में लिख सकते हो बज्जी कॉन्फेडरेसी, क्योंकि वैसे तो बज्जी जो है वो ऐसे बिहार में आ रहा है ना, बज्जी इधर वाला ये ऐसे इलाका आता है, लेकिन यहाँ पे जो ये मल है ये इसका भाग है ना। और जो पिपलीवन के मौर्य हैं उनको भी इसका भाग बता रहे हैं, तो उस हिसाब से तो ये आ रहा है। हमने इसको 16 महाजनपद में एक है, लेकिन हमने वहाँ काउंट नहीं करा इसको, है ना, क्योंकि वहाँ हमने मल्ल महाजनपद वैसे काउंट करा है। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो। 6 पॉइंट काफ़ी होते हैं, एक इंट्रोडक्शन, 6 पॉइंट, एक डायग्राम, एक कंक्लूजन, बहुत सुंदर आंसर इससे आपका बन जाएगा। 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको लिखने की प्रैक्टिस करना। और सेम एक ऐसा क्वेश्चन 16 महाजनपद के बारे में बताना कि उत्तर प्रदेश में कौन से 8 महाजनपद अब स्थित थे, और उसको भी लिखने की प्रैक्टिस करना। आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है, पहले भी बताया। अगर आप सच में सेलेक्ट होना चाहते हो, सच में अधिकारी बनना चाहते हो, तो आपको आंसर राइटिंग सीखनी ही पड़ेगी। शुरू में ना लिख पाओ, आंसर देख के लिखना पड़े, बहुत गलत लिखो, कम से कम शुरू करो। आज गलत लिखोगे तभी कल अच्छा लिखोगे, प्रैक्टिस करने से ही आप अच्छे होगे। अगर आप इंतजार करते रहोगे तो फिर आप नहीं लिख पाओगे। देखो हर चीज़ के लिए व्यक्ति में एक इनर्शिया होता है, इनर्शिया टू चेंज। हम कुछ कर रहे होते हैं और उससे अलग कुछ करना चाहते हैं, तो जड़त्व का नियम हमें रोकता है, बदलाव को आदमी पसंद नहीं करता। तो आपने बस उस इनर्शिया को ब्रेक करना है। एक बार आपने वो इनर्शिया ब्रेक कर दिया तो उसके बाद आप बहुत अच्छे से आंसर लिख पाओगे। शुरू में लिखो ना, आप शब्द देखो ना, टाइम देखो ना, कंटेंट देखो, कुछ मत देखो, बस आपका है कि मुझे ये क्वेश्चन है, जो मेरे मन में आएगा मुझे इसका आंसर लिखना है। कम से कम वो जो इनर्शिया है आपके अंदर ना लिखने का, वो तो ब्रेक हो, है ना। फिर आंसर राइटिंग की जो टिप्स ट्रिक्स हैं वो सब अपना समझी जाएंगे, वो भी इतनी आसान है। मेंस की आंसर राइटिंग में मुश्किल से 20-25 बातें हैं जिनका ध्यान रखना है ना। तो आपकी 8-10 आंसर चेक होंगे और इतने में आप सीख जाओगे। बहुत ज़्यादा नहीं सीखना होता, अगर किसी के 20-25 क्वेश्चन भी ढंग से चेक कर दिए जाएँ तो उसको पता चल जाता है कि कैसा आंसर लिखना है, लेकिन उसको आ नहीं जाता। आने के लिए उसको कम से कम 400-500 क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं, फिर उसको आ जाता है ना। ये बाइक चलाने जैसा है कि किसी को बताएं कैसे बाइक चलेगी, है ना, कि चाबी फिर ऑन करो, फिर है ना क्लिच दबाओ, गियर दबाओ, उसको लगेगा बहुत आसान है, आ गया, लेकिन क्या चला पाएगा, नहीं ना। ऐसे ही मेंस की आंसर राइटिंग है, आप सीख तो मुश्किल से 10-15 क्वेश्चन में ही जाओगे। एक वीडियो अगर बना दिया 1.5 घंटे का कैसे मेंस की आंसर राइटिंग के टिप्स, तो उसमें भी आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। लेकिन वो आएगी आपको तभी जब आप काफ़ी प्रैक्टिस करोगे, 100-200 क्वेश्चन लिख लोगे, है ना। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो हमने 2 कर लिया। तीसरा टॉपिक देखते हैं, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी 16 महाजनपद पीरियड में। देखिए, तो पहले इकोनॉमिक कंडीशन लिखी हुई है। अब इसमें जैसे इंट्रोडक्शन लिखना हो तो उसी टाइप का है ना, कि 16 महाजनपद क्या पीरियड था, उत्तर प्रदेश की प्रमुख स्थिति थी, राजनीतिक रूप से स्थिर था, जिसने आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया, ऐसे करके आप कोई भी इंट्रो बना लेंगे। तो आर्थिक स्थिति की बात करें देखना, तो मेजर ट्रेड सेंटर थे यहाँ पे मथुरा, वाराणसी, कौशाम्बी। इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट भी थे, उत्तरापथ, तो ये इसको फॉरेन ट्रेड से भी जोड़ देते हैं ना, जो सिल्क रूट है उससे जुड़ता था। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों ही तरह का ट्रेड चल रहा था।
और गंगा यमुना दोहा होने की वजह से सरप्लस भी था खेती में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। तो पहले भी बता चुके हैं, सरप्लस होगा तभी तो सेल करोगे। तो इसने भी ट्रेड को बढ़ावा दिया। तो इकोनॉमिक कंडीशन आपको पता चल गई कि सरप्लस हो रहा था, खूब ट्रेड हो रहा था, बड़े बड़े ट्रेड सेंटर खुले हुए थे, बड़े बड़े ट्रेड के रूट उत्तर प्रदेश से होके जाते थे, इंटरनेशनली कनेक्ट होते थे। तो नेशनल इंटरनेशनल दोनों तरह का जो व्यापार है वो होता था, है ना, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह का व्यापार होता था। सोशल कंडीशन कैसी थी, तो लेटर वैदिक एज आपने पढ़ी है, वो सब इस समय यहाँ पे भी था, थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था, बौद्ध धर्म जैन धर्म का उदय हो रहा था, लेकिन अभी भी वही सब था। तो और बल्कि पहले से वो और खराब हो गया था। जैसे मान लो पहले बताया, ऋग्वैदिक समय में जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म आधारित है, कि जो पढ़ लिख लेगा विद्वान बन जाएगा वो ब्राह्मण हो जाएगा, है ना, जो लड़ने की कला सीख जाएगा वो क्षत्रिय हो जाएगा। अब आके वो जन्म प्रधान हो गया, है ना, या जन्म आधारित हो गया। और बाद वाले समय में तो फिर चूंकि अनुलोम प्रतिलोम इस तरह के विभाग हुए तो उससे जातियां भी बनने लगी। डन। तो वर्ण सिस्टम था, कास्ट सिस्टम आने लगा, सोशल हायरार्की आने लगी, ठीक, वुमेन और दलित को डिस्क्रिमिनेट किया जाने लगा। ये तो खराब बातें हैं जो हो रही थी, है ना। और शहरीकरण हो रहा है, ये थोड़ी सी अच्छी बात है। तो ये हमने सामाजिक स्थितियां देख ली। आप ऐसे कि आर्थिक रूप से क्या होता, फिर सामाजिक और फिर धार्मिक। तो हिंदू धर्म का व्यापक प्रभाव है ना। और लेकिन जो बुद्धिज्म है और जैनिज्म है वो तेजी से इमर्ज हो रहे हैं। और जो बुद्धिज्म है अभी आने वाला जो वंश है, मौर्य वंश, उसमें तो वो बहुत तेजी से ग्रो करेगा ना। अशोक ने तो देश में क्या विदेश में भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए लोगों को भेजा। डन। पूजा मुंडेन कर रहे हैं ना। जो पोस्ट मौर्य पीरियड आएगा, सोमकर्ण सातवाहन वाला, तो वहां से जो है इसमें एक्स्ट्रा मुंडेन एलिमेंट भी आने लगेंगे। तो मोक्ष वगैरह के लिए भी लोग पूजा करने लगेंगे। अभी क्या है कि वो मुंडेन नेचर है, बट उसमें जो कर्मकांड वगैरह हैं जैसे यज्ञ हवन ये सब चीजें वो बढ़ते चले जा रहे हैं, बलि वगैरह बढ़ती चली जा रही थी, है ना। तो ये सब चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो आपने इकोनॉमिक देख लिया, सोशल देख लिया, रिलीजियस देख लिया, पॉलिटिकल कंडीशंस तो अभी पढ़ के तो आए हो। 8-8 महाजनपद हैं, कितने सारे रिपब्लिक हैं, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, उसने भी ट्रेड को बढ़ावा दिया। डन। एग्रीकल्चर, इसको भी अभी हमने देख लिया कि आयरन की खोज हो चुकी थी, गंगा यमुना का दोआब था, खूब खेती होती थी, सरप्लस होता था। ट्रेड नेटवर्क हम देख चुके हैं, कास्ट सिस्टम हमने देख लिया है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ये जब भी आए तो आप इस तरह से कोई ट्रायंगल टाइप की चीज़ें बना सकते हो कि समाज जो है ऐसे बटा हुआ था। और यहाँ पे डायग्राम के नीचे लिख सकते हो कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन सोसाइटी, उसके नीचे कुछ लिख सकते हो ऐसे। रूरल एंड ट्राइबल कम्युनिटी, तो देखो ये दोनों चीजें हो रही थी, बड़ी सुंदर बात है। अर्बनाइजेशन हो रहा है, लेकिन जो रूरल पॉपुलेशन है और जो ट्राइबल पॉपुलेशन है अभी भी वही ज्यादा थी। तो देखो वैसे तो इसमें कोई ऐसे नई बात नहीं है, आप याद ही कर सकते हो। अभी क्या कंडीशन देखो, अर्बनाइजेशन हो रहा है ना, लेकिन तो क्या अर्बनाइजेशन ऐसे है कि 55% में अर्बन एरिया है, अभी भी 50% से कम ही है ना, मे बी 35 to 40 के बीच में हुआ अर्बन एरिया इस समय इंडिया में। हमें यूपी का एग्जैक्ट भी हम देख लेंगे, ज्योग्राफी वाली जो क्लास चल रही है 6th पेपर में, उसमें है ना कि यूपी में कितने प्रतिशत अर्बन पॉपुलेशन है। तो अभी भी ये रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा थी, ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, और ये धीरे धीरे सेटल्ड एग्रीकल्चर और ये सब कर रहे थे। तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो। डन। बाकी रिलीजन क्या है, रिपब्लिक भी थे इस समय पे, ये सब हम देख चुके हैं। महाजनपद वाले में ही आप मिक्स कर देना, 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा हैं तो उनको आप मिक्स कर सकते हो। जैसे रिपब्लिक वाले पॉइंट को आप 8 महाजनपद वाले में मिक्स करके बता सकते हो। डन। तो 3 चीज़ें हमने देख ली इसमें। पहले हमने 8 महाजनपद देख लिए, फिर हमने रिपब्लिक देख लिए, फिर जो सोशियो इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल जो इस तरह की कंडीशन थी वो हमने देख ली। और अब बचता है उत्तर प्रदेश की सेकंड अर्बनाइजेशन में भूमिका। तो सेकंड अर्बनाइजेशन में भूमिका आती है तो इसी समय का लिखना है फिर 16 महाजनपद के टाइम पे। तो पहले आप समझ लो, देखो इसको पहले तो वही कि एक छोटा सा इंट्रो। तो आप लिख सकते हो कि 16 महाजनपद का पीरियड उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का पीरियड था, जिसने इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी को बढ़ाया और शहरीकरण हुआ। थोड़ा सा लिंक कर दिया आपने, है ना।
और कि इस समय जो शहरीकरण है उसमें उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित भूमिका थी या निम्नलिखित कारण थे शहरीकरण के। ऐसे आपने एक हेडिंग बनाई, फिर आप एक एक करके लिखोगे। तो देखो आपने हर चीज को शहरीकरण से जोड़ देना है। जैसे जैसे पहले तो आप ये समझो, ये शहरीकरण या अर्बनाइजेशन है क्या? क्या ये कोई सिचुएशन है कि इतने प्रतिशत लोग शहरों में रह रहे होंगे तो शहरीकरण होगा? हम्म? क्या ये कोई स्थिति है, कोई डेटा है कि शहरीकरण कब माना जाता है? तो ऐसा नहीं है। शहरीकरण एक प्रक्रिया है। जब रूरल आबादी अर्बन एरिया की तरफ जाने लगती है, उसका पलायन होने लगता है, तो हम उसको बोलते हैं कि शहरीकरण हो रहा है। डन। और अर्बन एरिया जब हम बोल रहे हैं और रूरल एरिया, उसमें क्या डिफरेंस है? जहाँ प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर ज़्यादा है वो रूरल एरिया है, जहाँ सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, इंडस्ट्री, सर्विस ज़्यादा है वो अर्बन एरिया है। डन। और जब रूरल एरिया की पॉपुलेशन अर्बन एरिया में जाने लगे तो ये अर्बनाइजेशन या शहरीकरण है। तो शहरीकरण एक प्रक्रिया है। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे? देखो, ट्रेड सेंटर हो रहे थे, मेजर ट्रेड सेंटर, तो उस और सरप्लस हो रहा था एग्रीकल्चर में, तो लोग उस सरप्लस को बेचने के लिए शहरों की तरफ जा रहे थे। लोग शहरों की तरफ जा रहे थे, हो गया शहरीकरण, है ना? तो मेजर ट्रेड सेंटर ने, सरप्लस ने शहरीकरण कर दिया। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, चोरी लूट ये सब कम था, सुरक्षा थी, तो लोग आसानी से ट्रेड कर पाते थे, ना केवल उत्तर प्रदेश में, उसके बाहर भी वो सेल कर पाते थे। तो उसको भी आप लिख सकते हो कि इसने भी जो अर्बनाइजेशन है उसको बढ़ावा दिया। तो आपने हर पॉइंट को इस तरह से लिखना है कि आप वो अर्बनाइजेशन से लिंक हो जाए। देखो जैसे यहाँ पे जो वहाँ पे पॉइंट लिखे थे, इकोनॉमिक पॉइंट, कि ट्रेड रूट थे, मेजर ट्रेड सेंटर थे, इन सब को लिखने के बाद में आपने बस ये दिखाना है कि इन सब ने अर्बनाइजेशन को बढ़ावा दिया। आयरन की डिस्कवरी, वो जो सरप्लस बेचने के लिए आ रहा है जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन हो रहा है, वो सरप्लस तो आयरन की वजह से ही हो रहा है। खेत में जुताई ही नहीं कर पाता था पहले, लकड़ी का हल है, तो बंजर भूमि पड़ी है ऐसे, है ना? और वो खेती नहीं कर रहा, इसी पे खेती कर रहा है, क्योंकि वो इतने बड़े क्षेत्र में खेती कर नहीं सकता। लोहे का हल है तो थोड़े ज़्यादा इलाके में कर लेगा। और ये तो अभी काफ़ी मतलब पास के समय तक भी हुआ है कि अभी 40-50 साल पहले तक भी कि लोगों के खेत होते थे वो खाली छोड़ देते थे, है ना? अभी तो ज़मीन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो इसने भी अर्बनाइजेशन को बढ़ावा दिया। गंगा यमुना दोआब था, फर्टाइल एरिया था, खाली ऐसा थोड़ा नहीं कि लोहे की खोज हो गई तो हल से जुताई करने से उसमें खेती हो जाएगी। उपजाऊ एरिया भी तो होना चाहिए, है ना? तो ये दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, सुनने में एक से लग रहे हैं, इस वजह से हमने बता दिया। गंगा यमुना का दोआब था, प्रोडक्टिव एरिया था, तो उसने भी अर्बनाइजेशन को बढ़ावा दिया। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तभी अर्बनाइजेशन होगा। क्राफ्ट एंड हैंडीक्राफ्ट का डेवलपमेंट, तो बताइए क्या इंडस्ट्री होने लगी ना फिर तो। ये तो जब मेटल वर्क, पोर्ट्रे, टेक्सटाइल ये सब काम होगा तो उन्हें बेचने के लिए वो शहरों में आएंगे, है ना? तो फिर से अर्बनाइजेशन हो गया। 8 महाजनपद का राइज हुआ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हुई, चोरी डकैती ये सब कम हो गई, तो इसने ट्रेड को बढ़ावा दिया, अर्बनाइजेशन हो गया, है ना? पिलग्रिमेज सेंटर, ग्रोथ ऑफ रिलीजियस सेंटर, ये भी अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे सब जगह से लोग घूमने आते हैं, तो उनके रुकने के लिए होटल चाहिए, उनके खाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं चाहिए, तो वहाँ पे सर्विस और ये सब बिल्ड होनी है ना। तो धीरे धीरे करके वहाँ पे भी उद्योग धंधे लगने लगते हैं और वो उस इलाके का भी एक अर्बनाइजेशन हो जाता है। जैनिज्म, बुद्धिज्म, इनका क्या रोल है इसके पीछे, है ना? तो एक तो आप इसी से जोड़ के लिख सकते हो कि जो पिलग्रिमेज के सेंटर हैं वो इससे रिलेटेड थे, है ना, जैनिज्म बुद्धिज्म। तो अगर उनके मेजर सेंटर यहाँ पे हैं तो जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के लोग कहीं भी हों देश विदेश में, वो कभी यहाँ पे आएंगे, दान पुण्य भी करेंगे, रहेंगे भी, खाएंगे भी, है ना? तो वो शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। पॉलिटिकल इवोल्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रोथ, ये हमारा हो गया कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। 7 पॉइंट 8 पॉइंट बहुत काफ़ी हैं आपके लिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? तो एक सुंदर सा इसमें कंक्लूजन लिख सकते हैं बाद में कि उत्तर प्रदेश सेकंड अर्बनाइजेशन का हार्ट था और किन वजह से था, कि फर्टाइल लैंड, आयरन बेस्ड इकोनॉमी, पावरफुल महाजनपद, फ्लरिशिंग ट्रेड, कुछ 2-4 बातें लिख के कि इसलिए उत्तर प्रदेश उसका हार्ट था। तो ये आपका एक कंक्लूजन हो जाएगा। 4 बातें हमने पढ़ ली, बहुत ध्यान से देख लो, कि उम्मीद है समझ आ गई होंगी। पहला, 16 में से कौन से 8 महाजनपद थे? दूसरा, कौन कौन से रिपब्लिक थे? तीसरा, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी?
और फोर्थ की अर्बनाइजेशन में यूपी की क्या भूमिका थी, इसमें से कौन से दो पे क्वेश्चन आ चुका, पोज करके सोचो कौन से दो थे, है ना, एक अर्बनाइजेशन और दूसरा वाला रिपब्लिक, इन दोनों पे क्वेश्चन आ चुका, मोस्ट प्रोबेबल इन पे भी क्वेश्चन आ जाएगा। डन। तो आज हम इस क्लास में इतना करते हैं, बाकी अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी 6th क्लास, उसमें हम बाकी वाले 4 देखेंगे महाजनपद में और फिर उससे आगे का पढ़ेंगे। तो आज इस क्लास में इतना ही। जय हिंद।